ऑल राइट बेटा, सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, इनसे रिलेटेड सारी बातें बताई थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कंपैरिजन कराया था बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक सबसे बड़ा जो फर्क है वो साइन का है। जो k का वैल्यू a e⁻ माइनस EA बाई RT होता है, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल K इज इक्वल टू A0 e⁻ माइनस डेल्टा H अपॉन RT। तो हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट सिर्फ बढ़ता है लगातार, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ डेल्टा H। अगर एंडो है तो इंक्रीज करेगा, एक्सोथर्मिक है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। जब आप लॉगरिथम ले लोगे इसका, सो लॉग k इज इक्वल टू लॉग a एंड माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/t, यही आ रहा था ना बेटा ग्राफ। अब मैंने log k वर्सेस 1/t का ग्राफ आपको प्लॉट कराया था, मैंने बोला था ये हमेशा ऐसा ही होगा, ये सुनो बोलो, ये 1/t का। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब यहां पे करेंगे तो एक्सप्रेशन इसका भी ऐसे ही आएगा, log कैपिटल K इज इक्वल टू log A0, बस फर्क इतना है वो डेल्टा H हो जाएगा अपॉन 2.303 R इंटू 1/t। अब आप ध्यान से देखो, इसका स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी। पूरा पूरा जो वैल्यू है, स्लोप कितना है इसका, माइनस टाइम ऑफ डेल्टा H अपॉन 2.303 R ना। तो इसका मैंने सिर्फ एक पोर्शन कराया था आपको लास्ट क्लास में, कि जब एकदम बिल्कुल सिमिलर होता हुआ ऐसा कराया था, ये सुनो, ये कराया था ना। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं ये तो तब सही है ना सर जब ये नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव होने का मतलब, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो, एंडोथर्मिक। लेकिन एक्सोथर्मिक हो गया तो कहानी उल्टा हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये स्लोप कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इन दैट केस दिस ग्राफ विल गो लाइक दिस। सो दिस इज फॉर एक्सो एंड दिस इज फॉर एंडो, ये नोट कर लेना। ये उसी ग्राफ में जो आपको बनाया था हाफ पार्ट, उसी में ये ऊपर वाला ऐड कर लेना। और की पॉइंट क्या आपको नोट करके रखना है कि डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में से कुछ भी हो सकती है, एंडो एंड एक्सो। यहां तक क्लियर है सभी को, बोलिए। ओके, तो रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर आपको सारा डिफरेंस क्लियर है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मुझे ये बताओ, रेट कांस्टेंट क्या कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को चेंज करने से रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ता है क्या? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, टेम्परेचर वही का वही रखूं, रिएक्शन भी वही रखूं, सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं, क्या कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? सोच के बोलना, जल्दी बोलो। बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में कहीं भी कंसंट्रेशन है नहीं, इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी है, टी है, एंड ऑफ कोर्स ए प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जो कि नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इतने सारे पैरामीटर्स हैं लेकिन इसमें कहीं पे भी कंसंट्रेशन नहीं। कुछ बच्चे गलती क्या करते पता है, वो ऐसे सोचते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, होता ही है सर, तो अगर ये चेंज होगा तो ये के चेंज हो सकता है, बट ये गलत बात है। इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक चीज फिक्स्ड है, अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है तो वो है के। ये सब अपने आप को इसके हिसाब से बदलेंगे, ये नहीं चेंज करने वाला क्योंकि इसका एक्सप्रेशन
ये होता है। ठीक वैसे ही आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे थोड़ा गौर फरमाओ और देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी कहीं कंसंट्रेशन टर्म है? डू वी हैव? नो, which means equilibrium constant does not depend on the concentration of reactants and products, the pressure of the gaseous reactants and their products, उन सब पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और टेम्परेचर कितना रखा है, सिर्फ इन दो बातों पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, नेचर ऑफ रिएक्शन, वही मैं बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मतलब ही है नेचर ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर, बस इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपने देखा था कि ये तो एक्टिवेशन एनर्जी को बदल भी दिया जाए ना तो भी डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कैटलिस्ट भी इसको कुछ भी चेंज नहीं करा पाता है। क्या यहां तक सबको क्लैरिटी है? ग्रेट। अब हम समझेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इतने टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन है क्या एक्चुअल केमिस्ट्री में, ये क्या सिग्निफाई करता है। अगर ये हमें पता हो तो इससे हमें किसी भी रिएक्शन के बारे में क्या आइडिया लगता है। तो ये आइडिया समझने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है क्या। मुझे उससे पहले एक बात बताओ, हर रिएक्शन का जो रिवर्सिबल है उसका अल्टीमेट एम क्या होता है? टू अटेन। सो बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना आप डेफिनेटली ये जानना चाहोगे कि कोई रिएक्शन अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आते आते आखिर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का रेशियो है कितना, ताकि हमें उस रिएक्शन का यील्ड पता चल सके कि यार इक्विलिब्रियम तक आते आते 30% रिएक्शन होगा या 20% होगा या 50% होगा या 90% होगा। वो आप इंटरेस्ट रखोगे बीइंग अ केमिस्ट। यस और नो? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही वैल्यूएबल एक तरह का टूल है जो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का क्या रेशियो वो बताता है। आज उसको डिराइव करते हैं कैसे ये रिलेशन होल्ड करता है। तो चलो लिखो, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड concentration of reactants and products, concentration of reactants and products at equilibrium point. Relation between equilibrium constant and concentration of reactants and products, concentration of reactants and products at equilibrium point. एक बात बताओ, अगर मैं जनरल ऐसे रिएक्शन ले लूं ए और इसको गैस ले लूं, क्यों? क्योंकि यार लिक्विड इन लार्ज एक्सेस एंड सॉलिड का एक्टिव मास 1 हो जाता है। तो मैं चाह रहा हूं सारे रिएक्टेंट एक बार यूज हो जाएं, बाद में तो हम स्मार्ट इनफ हैं, यूज कर लेंगे, है ना विनायक? तो बी एंड कैपिटल बी ये गैस लिख दे रहा हूं, ये फॉरवर्ड एंड ये बैकवर्ड का सिंबल, एंड सी गैस लिख दे रहा हूं बेटा, एंड डी गैस लिख दे रहा हूं। एक बात बताओ, अगर मुझे ये बात समझ में आता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या चीज में लिख सकता हूं? अच्छा, मैंने यहाँ के एफ एंड के बी भी दे दिया है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड एंड रेट कांस्टेंट बैकवर्ड। स्मॉल के है बेटा, इसको ध्यान रखना, के एफ एंड के बी है। बताओ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट? क्या खास बात होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट? हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। सबको पता है ना? बोलो, अच्छी बात है। अब आर एफ के जगह रेट ऑफ फॉरवर्ड कैसे लिखते हैं? के एफ इंटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड उसका जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसका पावर चला जाएगा। आरबी कैसे लिखते हो? के बी इंटू सी पे पावर सी एंड डी पे पावर डी। मुझे एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमें वही देखना था कि हाउ इट विल रिलेट। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है सर के एफ यहाँ है, के बी यहाँ है, और के एफ बाई के बी ही क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो लेट्स डू इट। के एफ
अपॉन के बी इज इक्वल टू सी पे पावर सी डी पे पावर डी अपॉन ए पे पावर ए एंड बी पे पावर बी। यही वैल्यू क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी लिख रखा है मैंने, उसमें एक्टिव मासेस को मैंने मोलर कंसंट्रेशन में रख रखा है, इसलिए यहां पे Kc लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और वो वैल्यू आ कितनी रही है? C पे पावर C एंड D पे पावर D, A पे पावर A एंड B पे पावर B। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं आपसे, मुझे बताओ अगर किसी रिएक्शन के अंदर मैं प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? हाँ, इंक्रीज। कितने लोगों को लगता है इंक्रीज? हाथ उठाओ। हाँ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज किया है किसी रिएक्शन में, मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, जिनको भी लगता है यार हाथ उठाओ, क्या ओपिनियन ले रहा हूं बस, बताओ, रेज योर हैंड। कितने लोगों को लगता है कि अगर सी एंड डी को मैं बढ़ा दूं तो केसी का वैल्यू बढ़ जाएगा? हाथ उठाओ थोड़ा यार, अच्छे से, ढंग से। अच्छा, कितने लोग कुछ और बोलना चाहते हैं? रेज योर हैंड, मैं सुनना चाहता हूं। क्या? इट विल रिमेन सेम, क्योंकि ये इल्यूजन है इधर राइट साइड में, ये इल्यूजन है, ये रियलिटी है, इसको पकड़ के रखना है। Kc does not change, it is the concentration that they have to change। तो फिर हुआ क्या? अरे सर मैंने तो कंसंट्रेशन बढ़ाया था, फिर क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पॉइंट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर तुमने सी एंड डी के कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो रेट ऑफ बैकवर्ड ज्यादा हो जाएगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड ज्यादा हो गया तो ये हम लिख ही नहीं पाएंगे, और फिर से नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा ये पीछे आकर के। तब सी एंड डी का जो भी आपने वैल्यू लिया है वो थोड़ा डिक्रीज करेगा, ये भी थोड़ा इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, लेकिन ये फिक्स्ड रहने वाला है। इसलिए जेई ने इतना प्यार से बेवकूफ बनाया हुआ है, पुराने सालों के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने, बढ़िया से एकदम एक्सप्रेशन डिराइव करवाएंगे एंड लास्ट में बोलेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करने से क्या इंपैक्ट आएगा, और हम लोग तुरंत हिप्नोटाइज हो जाते हैं उनके वर्ड्स में। नहीं होना है, ये ध्यान रखना है कि ये क्या है और ये रेशियो। तो फिर कहोगे सर फिर आपने लिखा क्यों है कि C इज इक्वल टू, ये तो बड़ा खतरनाक है इसको देख करके, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा, ओनली एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तब हमेशा आप इल्यूजन से बचे रहोगे, हमेशा ध्यान रखना ओनली। और जैसे ही कोई चीज आप बढ़ाते घटाते हो, उस साइड का रेट बढ़ घट जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हो गया, देन यू डोंट हैव अथॉरिटी टू राइट दिस, बट यू हैव अथॉरिटी टू राइट Kc इज इक्वल टू Kf बाई Kb ऑलवेज। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आज के लेक्चर का, इसको पकड़ के रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल में बहुत यूज करने वाले हैं इसको, ठीक है? तो नोट करके लिखो। और अभी देखो मजे की बात है, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन, दिखाया था ना, और अभी देखो तुम हिप्नोटाइज हुए कि नहीं, यही फर्क है। ऐसे ही करके घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल्स कितना अच्छे से पकड़ते हो आप, उस पे ही हिट करता है जेई। चल अभी और भी करेंगे, बहुत मजा आएगा, लेकिन पहले यहां तक तो सेट करो। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये बताओ ये रेशियो कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है, ये कभी देखा हुआ है? सी पे पावर सी, डी पे पावर डी, कहां देखा है? थर्मोडायनेमिक में, और वहां पे हमने एक टर्म डिफाइन किया था, रिएक्शन कोशेंट। QC इज इक्वल टू C पे पावर C एंड D पे पावर D अपॉन A पे पावर A एंड B पे पावर B। ये रिएक्शन कोशेंट, यही है ना रिएक्शन कोशेंट। तो सर इसमें कोई फर्क है क्या? हाँ जी है, ये सिर्फ आप तभी लिख सकते हो Kc इज इक्वल टू दिस व्हेन इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अचीव्ड, बट दिस यू कैन राइट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। रिएक्शन कोशेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट एनी टाइम। अच्छा ही बताओ, रिएक्शन का एम क्या है? टू अटेन, मतलब ये रेशियो कहां बनना चाहेगा? ये QC क्या बनना चाहेगा? के इसकी तरह नहीं बनना चाहता है,
इनको बदल करके इसके हिसाब से बनना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? एग्जाम क्रैक करना है ना तो तुम्हें अपने हार्डवर्क को बढ़ाना है, इसको नहीं बदल पाओगे। क्यों बदलो अपना, ये तुम्हारा डेली का चीज है, इसको बदलोगे, इसकी तरफ आओगे तो बेटर रहेगा तुम्हारे। ठीक है, नोट करके लिखो ये बात। रिएक्शन कोशेंट लिख करके ये पूरा लिख लो, एट एनी टाइम, एट एनी मोमेंट। अब क्योंकि आपको पता है रिएक्शन ऑलवेज वांट्स टू अचीव equilibrium point, then we can say that if QC is less than KC, अगर ऐसा हुआ QC एंड KC के वैल्यू को कंपेयर करके आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हो। जैसे रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताने का एक तरीका तो है कि मुझे रेट पता हो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का कितना है। फॉरवर्ड जा रहा है 50 मॉलिक्यूल पर सेकंड, बैकवर्ड आ रहा है 30, तो नेट में वो किधर जाएगा? फॉरवर्ड। लेकिन QC भी एक तरीका है जिससे आप बता सकते हो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। कैसे बताओ? QC इज लेस देन KC। लक्ष्य खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। QC अगर लेस देन KC है, रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? क्यों बैकवर्ड जाएगा? हाँ, यही सोचना है ना साथ के साथ, अभी क्यों अलग से दिमाग लगाना है? लिख रहा हूं तभी सोचना है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये बताओ, फॉरवर्ड जाएगा। क्यों? हाँ बिल्कुल सही। कहने का मतलब ये है कि सर QC को इक्वल टू KC होना होता है, ये एम है। अभी क्या है? Q इज लेस देन KC। इक्वल होने के लिए Q को बढ़ना पड़ेगा, और Q बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं? C एंड D को बढ़ाना पड़ेगा एंड A एंड B को कम करना। A एंड B कब कम हो सकता है? C D कब बढ़ सकता है? जब आगे जाए या पीछे है? तो देन रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये नोट करके लिखो। If QC less than KC, then reaction will shift, बैठ जाओ, then reaction will shift in forward direction to attain equilibrium point. To attain equilibrium point. Number 2. Similarly, if QC greater than KC, QC बड़ा हो जाए KC से, क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नहीं हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? कि रिएक्शन तुमने कराना शुरू किया एंड तुमने रिएक्टेंट लिया ही नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट डाल दिया। सिर्फ प्रोडक्ट डाल दोगे तो कितने लोग कह रहे हैं कि C एंड D की वैल्यू कुछ रहेगी और ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, विच इज वे मोर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चाहे वो कुछ भी वैल्यू, उससे तो बहुत बड़ा हो गया। तो रिएक्शन को किधर आना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि अब Q जब बड़ा हो गया है K से, तो इसको यहां पहुंचने के लिए अपनी वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। Q डिक्रीज कब हो सकता है? जब CD कम हो और A भी बढ़े। CD कम करना है मतलब पीछे के डायरेक्शन को हमें फॉलो करना है। तो लिखो, then reaction will shift या proceed in backward direction. Reaction will proceed in backward direction to attain equilibrium, to attain equilibrium point. और थर्ड बताओ, if QC is equal to KC, फिर क्या करेंगे? अब कहीं नहीं जाने वाला है, उसको एनलाइटमेंट आ चुका है। अभी रिएक्शन का जो एम था वो अचीव हो चुका है। सो रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। Reaction is
ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? तो हमारे पास दो टूल हो गए अभी तक। रिएक्शन को फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड आ रहा है उसको समझने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टूल है। पहला कौन सा है? बाई rate values. If we know the forward and backward, then we can decide. Second thing is, if we know the value of QC and KC together, then also we can decide कि reaction को आगे ले जाना है या पीछे। अब इसकी जरूरत आने वाली है, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर हो गया? क्या एप्लीकेशन करें? इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स भी मुझे बताना है, उनमें आपस में रिलेशन क्या होगा। आ जाओ। अगर तुम थियरी को अच्छे से समझ चुके हो ना, तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, लिखो। Let us consider the reaction of H2 gas reacting with iodine gas. आयोडीन वैसे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, सो नेचुरली मैं टेम्परेचर अप करके ये रिएक्शन करा रहा हूं, तभी वो गैस फॉर्म है, HI गैस। एंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है 4 एंड टेम्परेचर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं एट 300 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू आपको दी हुई। अच्छा, ये टेम्परेचर क्यों लिखा? क्या इसका कोई यूज होने वाला? कुछ नहीं, बस इसलिए लिखा कि केसी की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। यहां बदलोगे टेम्परेचर तो ये बदल भी जाएगा, तो इसलिए मैंने बस एक एडेड इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, कोई उसका यूज नहीं है। अच्छा, इस पूरे चीज को लिया गया है कितने लीटर के डब्बे में? 1 लीटर के डब्बे में। कितने में लिया है? 1 लीटर। गैस है ना, तो क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा, वरना इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? अच्छा जी, और क्या लिया है? इनके इनिशियल मोल, इसका लिया हुआ है 2 और इसका लिया हुआ है 2। तो आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? रिएक्शन क्या है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? क्या समझ में आ रहा है? रिएक्शन क्या है एंड उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, और इनिशियल मोल एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये सारी कहानी आपको दी है। पता है क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्टिव मास ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। फाइंड एक्टिव मास ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। चलो देखते हैं आप लोगों में से कितना जल्दी निकालते हो और क्या आंसर करते हो। चलो, कितने लोग का 4 आ रहा है? हाथ उठाओ। I'll write it here as 4.
बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और बताइए, और क्या आंसर आ रहा है? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस प्रॉब्लम से आपको ना, कि थियरी कितना ध्यान से और कितना डीपली आपके अंदर जाता है, ये पता चलेगा अभी। 8 आ रहा है? टू आ रहा है? टू कितने लोग आ रहा है? नोटबुक दिखाना एक बारी। ये 2 का स्क्वायर क्यों किया है तूने? नहीं तो इसका स्क्वायर क्यों किया है? ये प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में तो एच आई ही है ना सिर्फ। ये कैसे 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 लिखते हैं? कुछ भी गलत, सब गलत, सब गलत। ला बेटा, हाँ जस्ट शो मी द अप्रोच। आइए चलिए देखते हैं। दिखा कैसे, शो में। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने प्रॉपर मेथड से किया है, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि चलो एक तो कम से कम है क्लास में जिसने रूल फॉलो किया है। आ जाओ देखते हैं। अब मैं आपको पहले कुछ ऐसे ही डायरेक्ट पहले कुछ आंसर्स को ऐसे डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है? आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2 मोल है, इसका एक भी मोल नहीं लिया है, रिएक्शन जब भी होगा तो इसके 1 मोल से इसका कितना बनता है? बोलना। अरे 1 मोल से कितना बनता है बाबा? 2 मोल। अगर खत्म हो जाए तो ये 2 मोल पूरा खत्म भी हो गया तो कितना बनना चाहिए? 4। पूरा खत्म हो जाए तो 4 बनना चाहिए। क्या रिएक्शन खत्म होता है रिवर्सिबल में? तो ये 4 तो बड़ा ही यूजलेस आंसर है जिसने भी किया है। 8 तो मतलब भगवान जाने उनको कौन से ऊपर वाले ने इतनी ताकत दे दी है कि वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये सब चीज छोड़ करके वो 2-2 मोल से 8 मोल बना दे रहे हैं भाई साहब। मानना पड़ेगा भाई इस तरह के करेज के लिए कि कैसे आंसर आ सकता है। तो ये तो पहले ही मतलब ये जो इडियोटिक आंसर है उनको एलिमिनेट करते हैं। सो देयर वाज अ चांस ऑफ गेटिंग द वैल्यू लेस देन 4। अगर आपने किया है तो आपको आएगा। देखो तरीका क्या है इसको करने का, बहुत सिंपल सा है, उसी मोल में ही सारा आंसर छुपा हुआ। एक जगह गलती मैंने देखा, एक स्टूडेंट ने ये भी कर रखा है कि ये जो 1 लीटर का डब्बा ले रखा है गैस पूरा, तो इसने बोला अच्छा इसमें 1 2 3 और एक तरह से 1 मोल, ये 4 मोल में वो डिवाइडेड है, तो 1 मोल गैस के लिए वॉल्यूम कितना आएगा? 0.25। क्या ऐसा करना वैलिड है? कि भाई हमें, क्योंकि देखो इसने सोचा बहुत सही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कैन बी रिटन एज केसी क्या है? एक्टिव मास ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन H2 एंड I2। क्या ये बात सब लोग अग्री करते हो बेटा? एंड एक्टिव मास कुछ और नहीं, मोलैरिटी होता है अगर वो कोई सॉलिड ना हो तो, बाकी के लिए तो 1 है अगर सॉलिड हो गया तो यहां पे क्या चाहिए मुझे? मोल चाहिए एंड वॉल्यूम चाहिए, यही है ना? तो मोल तो ठीक है चलो सर वो लिख लेंगे, लेकिन वॉल्यूम कितना है? तो ये 1 लीटर में 4 मोल ऑफ गैसेज हैं, तो 1 मोल के लिए कितना है? 0.25। इसके इस हाइपोथेसिस से कितने लोग अग्री करते हो कि हाँ इसने सही सोचा?
और कितने लोग डिसएग्री करते हो हाथ उठाओ। आपको रीजन बोलना पड़ेगा, मैं खड़ा करके पूछूंगा कि इसने क्या गलत किया, अगर आपको लगता है ये गलत है तो। क्या गलत किया, नहीं पता चला? शाबाश लक्ष्य, क्या बात है, क्या लेवल अटेंड कर चुके। हाँ बोलो। एसटीपी से क्या लेना देना है, ये तो कुछ नया ही निकल गया, मतलब पूछो कुछ और आंसर कुछ और आ गया। ये और किसको किसको लगता है भाई? हाँ शिवांश बोलो। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट भाई। ये कोई सॉलिड थोड़ी इतना जगह इसने ऑक्युपाई कर लिया तो बाकी बचे हुए जगह में बाकी सब आएंगे। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, इतने दूर होते हैं कि दूसरी कोई गैस डालो तो वो भी पूरे दूर तक फैलो, तीसरी डालोगे तो वो भी पूरे इक्वल। ये एनटीपी एसटीपी आ रहे हैं आंसर। थोड़ी पढ़ाई भी कर लो बेटा, लास्ट मोमेंट तक कब तक पढ़ाई करके अपने आप को बचाते रहोगे? इतना बुरा हालत तो नहीं होना चाहिए यार क्लास में। ये आंसर 8 कर रहे हो, फिर √2 भी पता नहीं कहां से आ जा रहा है, फिर इसमें बोल रहे हो एनटीपी एसटीपी। मतलब कुछ भी गेस वर्क चल रहा है, मैं क्वेश्चन ही पूछना बंद कर दूंगा, ध्यान रखना क्लास में, ठीक है ना? मौका ही नहीं दूंगा, इतना एब्सर्ड आंसर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं। रेडी होकर के बोलो क्लास के अंदर। सो आंसर क्या आएगा इसमें कि सर वॉल्यूम तो सभी का 1 लीटर होने वाला है, चाहे इसका कुछ भी मोल हो, कुछ भी मोल हो, कुछ भी, जो गैस है उसका वॉल्यूम पूरे कंटेनर का वॉल्यूम होता है। पहले से कोई गैस पड़ी हो तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नई गैस अगर डालेंगे तो उसका भी वॉल्यूम पूरे कंटेनर का ही वॉल्यूम होगा उसके लिए, ठीक है? तो ये करेक्शन दिमाग में रहेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि सर करेंगे कैसे। तो देखो मैंने जानबूझ के 1 लीटर दिया ताकि तुम वॉल्यूम के चक्कर में फंसो ही ना, क्योंकि जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास ऑफ HI, वो क्या होना चाहिए, मोल ऑफ HI अपॉन 1। वॉल्यूम 1 लीटर है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब सारा दिमाग किस पे है, इक्विलिब्रियम पे मोल कितना है, यही बात मैंने समझाया था। दिस यू कैन राइट ओनली एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बताऊं आपको आंसर लोगों के 4 कैसे आए? 4 इसलिए आए हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा कितना दिया हुआ है सर 4। अच्छा HI हमें नहीं पता है, ठीक है, उसको ऐसे ही रख लेते हैं। अच्छा हमें H2 और I2 तो पता है, कितना, 2/1, 2/1। यहां से HI का स्क्वायर कितना आ गया, 4 into 4। HI कितना आ गया, 4। दैट्स हाउ दे हैव कैलकुलेटेड, इसलिए आंसर 4 आ रहा है। लेकिन वो यही बात भूल गए कि ये एक्सप्रेशन ही कब हम लिखते हैं, एट, क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो चुका है? नहीं। इसका Q निकाल के देखो, Q वैल्यू कितना है, 0/2 into 2, ये तो 0 है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 है, मतलब ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा तब इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। तो बताओ आगे की तरफ जाएगा तो क्या हमने बचपन से ये कहानी नहीं करी है कि अगर इसका 1 मोल रिएक्ट किया इसका 1 मोल से तो इसका कितना बनेगा, इसका अगर x मोल रिएक्ट किया इसके x से तो इसका कितना बनेगा? तो बेटा अगर इसका x कंज्यूम हो रहा है, इसका x कंज्यूम हो रहा है, इसका 2x बन रहा है, तो क्या t टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख पाएंगे? हाँ, मोल्स एट टाइम t, एट टाइम t या एट इक्विलिब्रियम नहीं लिख पाएंगे क्या? कितना, 2 लिया था x निकल गया, 2 लिया था x निकल गया, और ये कुछ भी नहीं लिया था 2x बन गया। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि HI एट इक्विलिब्रियम, जो यहां रख करके निकालना पड़ेगा बट वो कुछ x की वैल्यू पे होल्ड करेगा, दैट कैन बी रिटन एज 2x/1। डू यू गाइस एग्री? H2 एट इक्विलिब्रियम कैन बी रिटन, वो x अपने आप में वैल्यू निकाल के लेके आएंगे एक्सप्रेशन से हम लोग। x की वैल्यू, H2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 - x अपॉन 1, एंड I2 की वैल्यू कितनी होगी? अब क्या ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल सकते हैं? नाउ यूजिंग दिस 4 इज इक्वल टू, ये सब हटा दो, ये बहुत ही गलत तरीका है सब सोचने का, बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है सब सोचने का। 4 इज इक्वल टू व्हाट, 2x अपॉन 2 - x इंटू 2 - x, हाँ जी, स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, यहां से करते हैं तो 4 इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 - x पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लाओ तो 2 आ गया, एंड 2x अपॉन 2 - x, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 उड़ गया,
तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इधर किया तो 2 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x 1 आ गया, उठा के रख दो यार यहाँ पे, 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया, HI का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना है, 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, दैट्स आवर आंसर। और सिर्फ एक स्टूडेंट ने पूरे क्लास में किया था कि पूरा एक्स के साथ लिखा हुआ था, उससे अच्छा लगा कि चलो कम से कम उसको मोल वाली चीज तो दिमाग में। मोल वाले में हम क्या कर रहे होते हैं, इनमें से कोई खत्म हो जाता है तो हम इनमें से जीरो रख रख के चेक करते हैं कौन जीरो हुआ, पहले एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। यहां खत्म नहीं हो रहा है तो हम उस एक्स को डायरेक्ट ना निकाल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वेशन में रख के वहां से निकालेंगे। सिर्फ इस चीज का फर्क है और कुछ नहीं, बाकी सारा कहानी वैसे ही है जैसे हम लोग मोल में पढ़ते हैं, कुछ नया नहीं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक अगला क्वेश्चन पूछूं, देखते हैं क्या आंसर करोगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट आते आते, वही इसका अल्टीमेट एम है, इसके बाद तो कोई चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आते आते कितना परसेंट हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ, कितना परसेंट, कितना परसेंट हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ, परसेंटेज हाइड्रोजन कंज्यूम्ड, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन कंज्यूम्ड अपॉन हाइड्रोजन टेकन इंटू 100। तो हाइड्रोजन कंज्यूम कितना हुआ, H लिया कितना था 2 इंटू 100, X कितना है अपॉन 2 इंटू 100, कितना आ गया, वाह। मतलब इक्विलिब्रियम तक आते आते सिर्फ 50% ही खत्म हुआ है और यही इसका फाइनल चीज। 50% कंजम्पशन, इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं कि कितना एक्सटेंट तक ये टूटा है। तो वो हालांकि परसेंटेज के फॉर्म में नहीं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो मतलब जो हमारे पास यहाँ 50% आया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो 50 अपॉन 100 विल बी 0.5, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी 0.5, दैट्स हाउ इट इज कैलकुलेटेड। आर यू गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? नोट करिए अच्छे से। मिटाए इसको। अगला क्वेश्चन दो, नोट कर लिया। चले बेटा अगला क्वेश्चन दे। आई, इसी क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा, सब कुछ सेम रखते हुए। आई विल जस्ट टेल यू, सब कुछ सेम रखते हुए अभी देखना है। वैसे इसका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये बोल दूं कि t इज इक्वल टू 0 पे HI भी मैंने 2 मोल लिया था, या कुछ और चेंज कर लो, इसको कर लो मर्जी नहीं, मैं वैसे मैं सबको सेम ही रखना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैंने 2 मोल HI भी कंटेनर में इकट्ठे डाल दिया, H2 डाल दिया, I2 डाल दिया, HI भी डाल दिया, बंद कर दिया ऊपर से, 1 लीटर का डब्बा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है 300 केल्विन पे। नाउ फाइंड,
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI पहला, दूसरा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2, तीसरा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ I2, सब निकालना है। डू इट। इसका आंसर वैसे सबको आना चाहिए। नाउ ट्राई। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? क्या है आंसर? 8/3 है। चलो और देखते और चेक करते। ये बताओ, जब हमें ये कंफर्म है कि भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों दे दिया है, अगर प्रोडक्ट नहीं दिया होता तो रिएक्शन पक्का आगे जाता, अगर रिएक्टेंट ही नहीं दिए होते तो पक्का पीछे आता। लेकिन जब दोनों दे दिए हो तो हमें पहले ये निकालना है कि ये आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। किस साइड जा रहा है इसका पता करने के लिए हमारे पास दो चीजें अभी तक, एक है रेट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हमें पता हो, जो कि नहीं पता है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम क्यू वैल्यू से निकालें, और क्यू वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्यू बताओ, क्यू एट टी इज इक्वल टू 0 कितना आ रहा है? तो वो HI का स्क्वायर अपॉन H2I2 कितना आ रहा है बेटा? 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 कितना आ गया? 1। एंड KC कितना है? तो कौन बड़ा है? QC विच इज जस्ट 1 इज लेस देन KC। किधर जाएगा? किधर जाएगा? Then reaction will go in forward direction. So reaction will go in forward direction to achieve equilibrium point. है ना आसान? अब तो कुछ दम नहीं। जब फॉरवर्ड जाएगा तो हमें पता है इसमें से माइनस होगा, इसमें जुड़ेगा। बताओ, ये x मोल खत्म होगा तो इसका कितना खत्म हुआ? x। ये कितना बनेगा? 2x। एट इक्विलिब्रियम ये कितना बचेगा? 2 लिया था, x खत्म, 2 लिया था, x खत्म, 2 लिया था और 2x बन भी गया। तो इस बारी इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन HI का वो कितना है? 2 + 2x। और इन दोनों का कितना है? 2 - x एंड 2 - x। क्या मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिटन एज HI सेम कहानी का स्क्वायर अपॉन H2। बताओ, इनकी वैल्यूज रख देते हैं। 2 + 2x इसका होल स्क्वायर अपॉन ये 2 - x इंटू 2 - x उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये दोनों का
रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 2x एंड इसको इधर लाते हैं तो 4x एंड 4 माइनस 2 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी x 0.5 है तो सब खत्म हो गया। H2 एट इक्विलिब्रियम 2 माइनस 6 2 माइनस 0.5 कितना आया 1.5। सिमिलरली I2 कितना आ जाएगा 1.5 एंड HI कितना आ जाएगा 2 प्लस 2x 2 प्लस 2 इंटू 0.5 कितना आ गया। अच्छा आपको डाउट है पता नहीं ये सही है या नहीं तो आप चेक कर लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए इसको उठा करके यहाँ रखने से आएगा ही यार। बताओ 3 का स्क्वायर ऊपर कर दो कितना आ गया 9 अपॉन नीचे 0.5 एंड कहा गया दिख रहा है क्या आ रहा है क्या। चलो अच्छा तो कहने का मतलब कि सिंपल ही तरीका है बस आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर के सोचना पड़ेगा। तो क्या आपको समझ में आ गया हाउ टू रिलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद कंसंट्रेशन। थोड़ा और लेवल अप करें चलो करो। अब मैं क्या करूंगा डायरेक्ट कहानी बताने के बजाय मैं आपको परसेंटेज में कहानियां सुनाऊंगा ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा इसमें अगर पूछता कि HI कितना टूटा तो क्या बोलते X रिएक्ट किया लिया 2 था वही कहानी यार। परसेंटेज कंजम्पशन परसेंटेज डिसोसिएशन सिर्फ इससे इतना मतलब है कितना लिया था आपने उसके रिस्पेक्ट में कितना खत्म हुआ। ये कितना ब्रेक डाउन हुआ आंसर है कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ बल्कि उल्टा कुछ बन गया इसमें। समझ रहे हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें लिखते हैं। लिखिए देखो अमोनिया फॉर्म भी होता है क्योंकि रिवर्सिबल है तो वो ब्रेक भी होता है। तो मान लो जिस भी डब्बे के अंदर इसको लिया था गैस है ये भी गैस। जिस भी बॉक्स के अंदर इसको लिया था और इसका जितना भी मोल डाला सच दैट कि ये 4 मोल पर लीटर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल T is equal to 0 पे initial concentration of ammonia taken inside the container is 2 mole per liter. Sorry 4 mole per liter. Now if I am saying that till equilibrium point if 25% of ammonia is dissociated then find the equilibrium constant. देखो if the reaction started by taking 4 mole per liter ammonia in a container and at equilibrium point if 25% of ammonia is dissociated 25% of ammonia is dissociated then find equilibrium constant of the reaction.
बताइए। किसी में भी आ सकता है, तुम आंसर निकाल के बताओ बस। कितना? 3.1। चलो भाई, एक आंसर आया 3.11। और बताइए। जी भाई, 16 आ रहा है, मतलब <<1 हाँ। चले, अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। स्टॉप राइटिंग, इससे ज्यादा देर का क्वेश्चन था नहीं है। देखो इधर, हर बार आप क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिटन एज N2 का एक्टिव मास, H2 का एक्टिव मास जो कि उसका मोलर कंसेंट्रेशन ही होगा, एंड अमोनिया का होल स्क्वायर। ये सुनो, ये एट इक्विलिब्रियम, ये हमेशा जोड़ के रखना है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ताकि आपको याद रहे, कोई भी वैल्यू यहां उठा के नहीं डाल देंगे। अब क्वेश्चन में दिया है आपको, क्या दिया है और क्या दिया है, गिवन परसेंटेज अमोनिया डिसोसिएशन, कितना दिया है, 25%। तो अब हम एक काम करते, पहले x के फॉर्म में बना लेते हैं, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे एंड फिर यहाँ वैल्यू रख देंगे। ये बताओ t इक्वल टू 0 पे ये 4 है, तो इसका 2 मोल टूटा तो इसका कितना बनेगा, 1, एंड इसका 3। तो इसका अगर 2x टूटा तो ये कितना बनेगा, बनेगा। और अप एरो का मतलब ये फॉर्म हो रहा है, डाउन एरो का मतलब ये ब्रेक डाउन कर रहा है। तो एट टाइम t, एट इक्विलिब्रियम, कैन आई से दैट 4 में से 2x निकल गया, 4 मोल पर लीटर में से 2x मोल पर लीटर निकल गया, तो ये कितना, x, और ये 3x है। अब ये मैं इक्वेशन बनाता हूं, परसेंटेज अमोनिया डिसोसिएशन कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ moles dissociated upon number of moles taken initially स्टार्टिंग में कितना लिया, इंटू 100, 25 दिया ये, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड इज 2x पर लीटर, कितना लिया था इसको, 4 पर लीटर इंटू 100, तो मतलब 2x बाई 4 की वैल्यू कितनी है भाई, 1/4। तो x/2 कितना है, 1/2, x की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा 1/2 आ गई ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ यार, इसको यहाँ करेंगे, अच्छा 2x था ना ये, तो ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, क्या सबको समझ में आ गया। अब x 1/2 है तो सबका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता चल गया। नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम कितना है, x which is coming out to be 1/2, H2 कितना है बेटा, is 3x which is coming 3/2, अमोनिया कितना है इक्विलिब्रियम पे, 4 - 2x, 4 - 2 into 1/2, 3 मोल पर लीटर। अब क्या उठा के नहीं रख देंगे, सारी वैल्यूज रख के दिखाओ।
क्या निकल के आ रहा है, ये सारी वैल्यू यहाँ रखो। N2 का वैल्यू कितना था, उठा के रखो, N2 1/2, H2 और इसका क्यूब है अपॉन ये कितना था स्क्वायर। अब ये बताओ 3 के स्क्वायर से ये क्यूब उड़ जाएगा, मतलब एक एक बचा रहेगा यहाँ पे 3 पे पावर में, और ये आएगा पूरा कहानी लेकर के 1/2 मल्टीप्लाई बाई एक ऊपर 3 बच गया और नीचे बच गया 2 का क्यूब। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया जी। 3 अपॉन, बस हो गया, सही बात, 3/, कर सकते थे बेटा, मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ, तुम कान पकड़ के उल्टा क्यों कर रहे हो? नहीं है, मुझे यही आसान लग रहा है, जो तरीका बताया हुआ है वो तो एकदम क्लियर है ना। हाँ, तो उसको मैनिपुलेट करके और भी चीजें कर सकते हो, जैसे तुमने बोला 75% क्या बचा रह गया, मतलब 2x अपॉन 4, 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 75%। हाँ, तो वही तो मैं लिख रहा था, और क्या लिख रहा था, 4 माइनस 2x रिमेनिंग अपॉन इनिशियली टेकन इनटू 100 इज 75%, दैट्स व्हाट यू रोट। ये यार वही घुमा के लिखने वाली बात हो गई, एक ही बात है, उससे भी x तो उतना ही है। समझ गया ना तुमने क्या किया इसने? ये बोल रहा है सर कितना कंज्यूम हुआ वो तो x है, बचा कितना 4 माइनस 2x, तो बचा हुआ परसेंटेज कितना था, 25 टूटा तो 75 बचा, तो 75% कैन बी रिटन एज 4 माइनस 2x अपॉन 4 इंटू 100। एक ही बात है ना यार, मैं सीधा ऐसे पकड़ रहा हूं, तुम ऐसे घुमा के पकड़ रहे हो, तरीका तो वही है ना। चलिए आगे चलें, और एक थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इस क्वेश्चन, थोड़ा सा और मिटाएं इसको, क्या मिटा दें? कभी कभी क्वेश्चंस में ना और थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जैसे मान लो मैंने यही अमोनिया का रिएक्शन देना होता, N2 + 3H2 फॉर्मिंग 2 अमोनिया, इस बारी फॉर्मेशन के बारे में मैं बात कर, एंड मैंने इस बारी बॉक्स का वॉल्यूम 1 लीटर नहीं 2 लीटर ले रखा है, द कंटेनर्स वॉल्यूम इज 2 लीटर, और इनिशियल मोल्स मैंने लिखे हुए हैं, मोल्स पर लीटर नहीं। अगर मान लो इसका मैं कुछ ऐसे ले रहा हूं 4, और इसका भी मान लो मैंने 4 लिया हुआ है, और ये बिल्कुल नहीं लिया हुआ है 0। मैंने एक इंफॉर्मेशन दी है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब रिएक्शन पहुंचा, तो अगर उस मिक्सचर को HCl के साथ रिएक्ट कराया जाए, उस मिक्सचर को किससे रिएक्ट करा रहे हैं, HCl, देन 1 मोलर HCl वन लीटर ऑफ 1 मोलर HCl इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली टाइट्रेट इट। कुछ नहीं, घुमा रहा हूं इस क्वेश्चन को, मैं क्या कर रहा हूं, सीधा सीधा तुम्हें अमोनिया का वैल्यू बताने के बजाय मैं बोल रहा हूं कि तुम इसको ना HCl के मदद से निकालो, क्योंकि HCl रिएक्ट किससे करेगा, HCl इज एन एसिड, इट विल रिएक्ट क्विकली विद अ बेस। याद है ना, एसिड बेस रिएक्शन इंस्टेंटेनियस यानी इरिवर्सिबल होते हैं। मैंने बोला है जो भी दम है ना, पिछले जो 2 लेक्चर्स पढ़ाए हैं ना, सारा कंटेंट उसी के अंदर है, उसकी एक एक बात को अगर गांठ बांध लोगे अपने दिमाग में, आगे आने वाला चीज में कुछ दम है ही नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है इसमें। सारा जो भी मैंने पॉइंट समझाए हैं वो लेक्चर 1 और 2, जो भी आपको पिछले 2 लेक्चर्स कराए हैं, उसी में सब कुछ है।
हाँ तो बस उसको दिखा रहा हूं यूज कैसे करोगे। तो बस अब इस क्वेश्चन को करते हैं, लिखिए। लिखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एज पर द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट इट डाउन, N2 plus 3H2 forming 2NH3. If reaction is started by taking 4 mole of A, 4 mole of nitrogen and 4 mole of hydrogen in a closed container of volume 2 liters. In a closed container of volume 2 liters. If the equilibrium mixture requires 1 liter of 1 molar HCl solution, 1 liter of 1 molar HCl solution for complete titration, then find equilibrium constant, then find, पहला लिखो equilibrium concentration of ammonia and equilibrium constant of the reaction. आपको Kc निकालना है एंड चलिए गो अहेड एवरीवन। Equilibrium concentration of ammonia and equilibrium constant. बात नहीं बिल्कुल भी। ऑल राइट, फिर कर लिया अटेम्प्ट सभी ने। देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, बस आपको पूरा फॉर्मुलेट करना है कि कहानी मैंने क्या सुनाई थी आपको कि इसका 4 मोल पर, आई मीन फॉर एवरी 2 लीटर वी हैव टेकन, एंड फिर अमोनिया बन रहा है, अमोनिया जाकर के इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एक बात बताओ, ये कितने लोग कह रहे हैं मोल्स के टर्म में, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब मैं सीधा लिखने जा रहा हूं, क्या चलेगा? क्या इसको 4 माइनस 3x लिख सकते हैं, इसको ये भी 4 माइनस x लिख सकते हैं, और ये क्या 2x लिख सकते हैं। डू यू गाइस एग्री? दीज आर नॉट कॉन्सेंट्रेशन माय डियर, दीज आर मोल्स। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, हमें ये कहानी सुनाया हुआ है कि जो मोल कंज्यूम हो रहा है किसका, HCl का, इसका मोल कितना है? मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी 1 है, वॉल्यूम 1 है, तो 1 मोल HCl खत्म हो रहा है। 1 मोल HCl खत्म हो रहा है तो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाँ, तो ये एसिड है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। So I am going to write HCl will consume whatever ammonia is formed, and it is not a reversible reaction, it is an irreversible reaction. Acid base अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। ये अगर 1 मोल था तो ये पक्का 1 ही मोल होगा, और कितने लोग करें अमोनिया, तो 2x था। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, this implies that number of mole of ammonia formed at equilibrium must be 1 mole। 1 मोल का मतलब वो 2x के बराबर, तो x हमें पता चल गया 0.5। क्वेश्चन खत्म है यार, क्वेश्चन खत्म है। अब बताओ, मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, अमोनिया का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कितने लोग कह रहे हैं? 2x अपॉन वॉल्यूम। अरे बाबा, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अमोनिया का 2x अपॉन वॉल्यूम v। 2x कितना है जी? 2 इंटू 0.5।
अपॉन वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो कितना आ गया 0.5। क्या समझ में आया? इसको 1/2 के फॉर्म में रखो, इजी है। कितने लोग कह रहे हैं H2 का वैल्यू कितना आया सर? 4 - 3x मोल अपॉन वॉल्यूम। 4 - 3/2 क्या लिख सकता हूं? अपॉन वॉल्यूम 2। जरा एक बार सिंप्लीफाई करो तो 5/4 आ गया। कितने लोग कह रहे हैं N2 निकल जाएगा सर 4 - x से अपॉन वॉल्यूम। 4 - x कितना है? 1/2 अपॉन वॉल्यूम 2 कितना आ गया? 7/4। बस खत्म। अब क्या केसी निकालना है? कुछ भी दम है क्या? नाइट्रोजन हमें पता है, सारी कहानी पता है, क्या वैल्यू रख के निकाल नहीं लोगे बेटा? H2 का क्यूब। अब ये नाइट्रोजन उठा के यहाँ, हाइड्रोजन उठा करके यहाँ, अमोनिया जो आया था उसको उठा करके यहाँ रखेंगे और वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। सो मैं फाइनल आंसर में इंटरेस्टेड नहीं हूं, कितने लोगों ने ये प्रोसेस सही किया था और कैलकुलेशन सही हुए थे कम से कम यहाँ तक। ठीक है, चलो वॉल्यूम वगैरह मिस नहीं किया था ना? ऑल राइट एवरीवन। तो देखो मैंने आपको काफी वैरायटी स्ट्रेस करा दी। इक्विलिब्रियम कैसे, कांस्टेंट को कैसे देखते हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो। अभी इसमें बहुत घुमाया फिराया जा सकता है, बट मैं कुछ आपको खुद के सोचने के लिए छोड़ देता हूँ, न्यूमेरिकल्स करना। अभी फिलहाल हम कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड देयर रिलेशन, उनमें किस तरीके से रिलेट करते हैं। हेडिंग डालो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम and their interconversion. Different forms of equilibrium constant and their interconversion. Equilibrium constant. Different forms of equilibrium constant and their interconversion. कौन से हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स? सो देखो, एक तो आपने अभी देखा, हमने क्या देखा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम एक चीज लिख सकते हैं, RF इज इक्वल टू RB, और यहाँ KF इंटू एक्टिव मासेस लिख सकते हैं। ये सुनो मोलैरिटी। अब कितने लोग कह रहे थे सर ये मोलैरिटी के जगह पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो गैस के लिए प्रेशर भी एक तरह का बन सकता है, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है N/V/RT। मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, मोल अपॉन टोटल मोल, इजंट इट? ये सब भी तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही। तो अलग अलग एक्टिव मासेस को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में रिप्रेजेंट करने से KF/KB का जो पैरामीटर है वो अलग अलग आएगा, इसलिए उनमें हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं। सो डिफरेंट इक्विलिब्रियम फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केसी, जिसको अभी हमने लिखा था क्या, कि अगर हमारा रिएक्शन AA गैसियस प्लस BB गैसियस हो फॉर्मिंग CC गैसियस एंड DD गैसियस हो, तो हमने लिखा था केसी का एक्सप्रेशन क्या था, C पे पावर C, D पे पावर अपॉन A पे पावर एंड B पे पावर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक ऐसे ही अगर आप Kp लिखते हो, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। नाउ यू वांट टू एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या लिखोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल pressure of the reactants and products. This is equilibrium constant in terms of concentration, mole per liter, right?
कर लिया आप लोगों ने? तो देखो केपी को कैसे लिखेंगे, केपी कैन बी रिटन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पे पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पे पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर बी। बेटा स्मॉल एबीसीडी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड कैपिटल एबीसीडी आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। समझ में आया? ऐसे ही मैं तीसरा लिखने जा रहा हूं के एक्स, दिस इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, equilibrium constant expressed in terms of किसके टर्म में? हाँ जी, मोल फ्रैक्शन। so can I write x of c पे पावर c, x of d पे पावर d, x of a पे पावर and x which is mole fraction b पे पावर। यहां एक एक टर्म आप सब जगह लिख लो, यहां मोलरिटी में है, ये प्रेशर है, और ये किसमें है? सभी को समझ में आ गया? अब रिलेशन क्या है? हाउ केपी एंड केसी आर रिलेटेड एंड हाउ केपी एंड केएक्स आर रिलेटेड। इनमें रिलेशन है केपी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज केसी आर इंटू टी पे पावर डेल्टा एनजी। इनमें रिलेशन है केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू टोटल प्रेशर टू द पावर डेल्टा एनजी। So this is their interrelation, everyone. And now the question is, how will you derive this? इसको कैसे derive करेंगे? अभी एक आपको मैं समझाता हूं। Kp is equal to Kc R डेल्टा Ng क्या है? क्या ये भी वर्ड देखा देखा सा लग रहा है? Sum of the moles of gaseous products minus sum of the moles of, जैसे ये सब गैस थे तो इसमें C प्लस डी, डेल्टा Ng का मतलब यहां क्या है? C प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इसको वर्डिंग के फॉर्म में लिख लो, सम ऑफ द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू राइट। क्योंकि कई बार इनमें से कोई सॉलिड हो गया तो उसके कोएफिशिएंट को ऐड नहीं करेंगे। सम ऑफ द मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड सम ऑफ द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। क्या आपने नोट कर लिया यहां तक? आप नोट करिए and I'll give you just 1 minute to rethink over this expression. How can you reach from, from these two equations, how can you conclude Kp will be equal to Kc RT to the power delta Ng? Just try once. हाँ बेटा, ये टोटल प्रेशर है। पीटी का मतलब यहाँ टोटल प्रेशर, पीटी का मतलब टोटल प्रेशर। सारे सिंबल अपने यूजुअल मीनिंग रखते हैं। यहाँ R इंटू टी, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। कम ऑन डू इट, पहले इसको प्रूव करो। वेरी गुड।
चलिए बेटा मैं आपको समझाता हूं कैसे यूज करेंगे। मिटा दो ये। इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स क्वाइट इजी इन फैक्ट। ये पहला एक्सप्रेशन तो बहुत आसान है। कितने लोग कह रहे हैं सर हमें एक चीज तो पता है कि अगर आप एक बॉक्स के अंदर ये चारों गैसेस ए बी सी एंड डी ले लेते हो क्योंकि इक्विलिब्रियम में चारों प्रेजेंट होंगे। हाँ, चारों प्रेजेंट होंगे ए बी सी एंड डी। तो कितने लोग कह रहे हैं ए का अगर मोल हमें पता है तो पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं पी ए विल बी इक्वल टू एन ए आर टी बाई वी। अरे बोलो। और मोल ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ही कुछ और नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। सिमिलरली कितने लोग कह रहे हैं पीबी कैन बी रिटन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मतलब इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी। ये वैल्यू किसके बराबर हो गया बी आर टी। तो क्या ऐसे ही मैं लिख सकता हूं पी सी विल बी इक्वल टू सी आर टी एंड पी डी विल बी इक्वल टू डी आर टी। डू यू गाइस एग्री? कुछ दम है क्या इसमें? नहीं, इसमें उठा के रख दो। आप देखो हमें तो यही चाहिए था ना, ये रहे और आर टी रहे, बस मिल गया। तो कैन आई राइट एज सी इंटू आर टी पे पावर डी इंटू आर टी पे पावर ए इंटू आर टी पे पावर बी इंटू आर टी पे पावर। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सी पे पावर सी डी पे पावर डी अपॉन ए पे पावर ए बी पे पावर बी को इकट्ठे कर लो। और कितने लोग कह रहे हैं आर टी अलग से कॉमन निकाल लो। तो आर टी पे पावर क्या है सी प्लस आर टी पे पावर सी प्लस डी और नीचे डिवाइड में क्या आया आर टी पे पावर ए प्लस बी। अब दोनों बेस सेम हो तो आर टी पे पावर क्या? यही तो डेल्टा एन जी था। ये टर्म पूरा पूरा एज इट इज ये पूरा हो गया ना डायरेक्ट। कुछ था, एक समझा दिया, दूसरे का हिंट दे दे रहा हूं वो भी कर लोगे। ये बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैन बी रिटन एज एन ए अपॉन आर टी बाई वी, ये सुनो। एंड टोटल प्रेशर कैन बी रिटन एज टोटल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी इंटू आर टी बाई वी। डू यू गाइज अग्री? इन दोनों का रेशियो लो पी ए अपॉन पी टी, क्या आया आर टी बाई वी सब उड़ गया, क्या आया एन ए अपॉन टोटल मोल। क्या समझ में आ रहा है? कितने लोग कह रहे हैं यही तो मोल फ्रैक्शन होता है। और कितने लोगों को याद है ये तो कुछ और नहीं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन है। अब तो क्या ही करना है, जैसे पीए को एक्स से पीटी लिख दिया, पीबी को एक्स बी पीटी एक्स सी पीटी एक्स डी पीटी उठा के यहां रखो। जैसे आर टी यहां कॉमन आ रहा था यहां पीटी कॉमन आएगा और पीए पीबी इन सब की जगह पे हम क्या लिख देंगे सॉरी क्या बोल रहे हैं ये मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन जो बन के आएगा जैसे यहाँ केसी बन के आया वही क्या हो जाएगा के एक्स। सो केपी इज इक्वल टू के एक्स टोटल प्रेशर टू द पावर डेल्टा एन जी। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू राइट। इज दैट क्लियर? आसान है या टफ है ये? बहुत आसान है, कुछ दम नहीं है इनमें। केपी केसी में कैसे रिलेट करना है केपी के एक्स में, क्या सबको समझ में आया? तो कर लोगे ना दूसरा वाला पार्ट भी? हाँ। अब इसके बाद ना कभी कभी क्वेश्चंस दे देते हैं 3-4 और उसमें पूछ देते हैं कि भाई केपी केसी से बड़ा है या केपी केसी से छोटा है या दोनों बराबर हैं, कैसे रिलेट करेंगे इस चीज को। तो केपी केसी से बड़ा कब हो सकता है? व्हेन द रेशियो ऑफ केपी टू केसी इज ग्रेटर देन 1। बोलो ये अच्छा ये मिटा दूं, पूरा मिटा दूं ये वाला पोर्शन। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर केपी बाई केसी का रेशियो 1 से बड़ा आ गया तो दिस इंप्लाइज दैट केपी इज ग्रेटर देन। ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? मैं अगर आपको दो रिएक्शन दूं, एक दे रहा हूं N2 प्लस 3H2 फॉर्मिंग 2 अमोनिया, ये पहला, ये सब गैस।
एंड एक दूसरा दे रहा हूं PCl5 गैस ऑन हीटिंग ब्रेक्स डाउन इनटू PCl3 प्लस Cl2, और एक तीसरा दे रहा हूं H2 प्लस I2 फॉर्मिंग 2HI। सारे गैस दिए हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मुझे एक बात बताओ, इन सभी को ध्यान से देखो, डेल्टा एनजी का वैल्यू तो निकाल सकते हो, उतना करो बस। कितना है? 2 माइनस 1 प्लस 3, कितना आ गया? -2, मतलब नेगेटिव आ गया। इसका डेल्टा एनजी 1 प्लस 1 प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट 1, ये आ गया 1, मतलब पॉजिटिव आ गया। और इसका डेल्टा एनजी कितने लोग को दिखाई दे रहा है? 0 आ रहा है। अगर डेल्टा एनजी 0 है तो आरटी पे पावर क्या हो गया? मतलब केपी इज इक्वल टू, तो दिस इज दैट रिएक्शन जिसके लिए केपी इज इक्वल टू, क्योंकि आरटी पे पावर क्या हो गया? ये रिएक्शन वो है जिसमें केपी ग्रेटर देन केसी है। कैसे पता? क्योंकि डेल्टा एनजी 1 है, पॉजिटिव वैल्यू, और आर इंटू टी पे पावर 1 रखोगे तो केपी बाई केसी का वैल्यू आर टी आ जाएगा। आर इंटू टी का वैल्यू इज मच ग्रेटर देन 1। अरे आर का वैल्यू कितना होता है? अगर मोल पर लीटर में ही देखना चाह रहे हो, एटीएम लीटर में 1/12 या 0.0821। मुझे ये बताओ, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 1 बन जाए? तो 12 से, 13 से, 14 से। एनी हायर टेम्परेचर देन 12, 13, 14 विल गिव यू ग्रेटर देन 1। बताओ रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होते हैं? अरे बहुत, अरे इतने नेगेटिव टेम्परेचर पे 10-12 केल्विन पे तो रिएक्शन ही नहीं होता है। कोई भी रिएक्शन होता है वो तो 500 केल्विन, 600 केल्विन, बहुत अच्छे रिएक्शन है तो चलो 200 केल्विन पे हो जाएंगे, 100 केल्विन पे हो जाएंगे। यार इतना अगर पागल हो गए हैं रिएक्शन करने के लिए तो। कहने का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ R into T itself is greater than 1 for all practical cases, and that's why if delta Ng is positive, R into T 1 पे, 1 से बड़े हुए किसी भी वैल्यू पे पावर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे वो सर्टेनली ग्रेटर देन 1 होगा। तुम चाहे 2 ही रख लो RT के जगह पे, ऐसे समझ लोगे RT की वैल्यू 2 है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस टेम्परेचर पे हो जाएगा? 24 केल्विन, विच इज पैथेटिकली लो। अब इस पे पावर तुम डालो कोई भी पॉजिटिव, 1 डालोगे तो 2 हो गया, केपी बाई केसी इज 2, मतलब केपी ग्रेटर देन। तुम 2 1/2 डाल दो तो √2 1.4, 1/3 डाल दो, 1 बाई, अरे कुछ भी डालो यार, 1/, पॉजिटिव होना चाहिए बस, ये वैल्यू ग्रेटर देन, तो केपी विल बी ग्रेटर देन केसी, एंड इन अदर केस व्हाट विल हैपन? केपी विल बी, ऊपर वाले के केस में क्या हो? केपी लेस। क्या याद रहेगा? ये कब होगा? इफ डेल्टा एनजी लेस देन 0। ये कब होगा? इफ डेल्टा एनजी ग्रेटर देन, एंड ये कब होगा? डेल्टा एनजी 0 होती। क्या सभी को समझ में आया? कुछ भी डाउट है तो पूछो भाई इसके अंदर, जहां पे आपको इसमें कहीं पे तीनों पॉइंट में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो। हाँ, खड़े होकर के आराम से पहले खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद करते हैं। हाँ बोलो। एक बात बताओ, Kp इज इक्वल टू क्या है? Kc इंटू आर टी पे पावर, तो आर टी पे तुम्हारा कहना है कि अगर 1 हो गया तो Kp का वैल्यू, या मैं सिंपली ऐसे बोलूं, Kp बाई Kc का वैल्यू कितना आ गया? RT। मुझे ये बताओ RT का वैल्यू कितना होता है? मच ग्रेटर देन 1। तो कोई भी ग्रेटर देन एक 1 से वैल्यू रख लो, मान लो 5 रख दिया मैंने, तो Kp बाई Kc अगर 5 है तो कौन बड़ा है भाई? कौन बड़ा है? तो कैसे आंसर आ रहा था वो उल्टा? बेटर। और किसी को डाउट है? कुछ भी पूछना है इसमें? डन। दैट्स ऑल फॉर द क्लास गाइस, एंड इसके आगे मैं अगली क्लास में डिस्कस